आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं एक नियोक्ता या अधिभोगी की क्या जिम्मेवारी होती है और कहां कहां उनको डायरेक्टली जिम्मेवार ठहराकर उनको मुकदमे में बुलाया जा सकता है। इसीलिए इस वीडियो का हमने नाम रखा है ऑक्यूपायर हाजिर हो। वर्तमान में लेबर लॉ की जानकारी बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। उसके कारण नंबर एक, श्रमिक बहुत समझदार हो गया है। नंबर दो, लॉ के अवेयरनेस के लिए बहुत सारी एनजीओ और बहुत सारी एजेंसीज काम करने लगी हैं। नंबर तीन, समाज में जागरूकता का स्तर बहुत बढ़ गया है। नंबर चार, मीडिया के लोग छोटी जगह पर उद्योग में काफी इंटरफेरेंस लेबर लॉ के नाम पर करने लगे हैं। नंबर पांच, लेबर यूनियंस वीक हो गई हैं और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लेबर के क्षेत्र में काफी बढ़ता जा रहा है। नंबर छह, आज जो एनफोर्समेंट अथॉरिटी है उस पर प्रेशर है कि वह मुकदमा ऑक्यूपायर पर किसी भी इंसिडेंट या किसी भी एक्सीडेंट या किसी वायोलेशन पर अवश्य लगाए। नंबर सात, जो इससे भी खतरनाक स्थिति है, कुछ अभी जजों की मेंटेलिटी ये हो गई है कि यदि ऑक्यूपायर या एम्प्लॉयर आए तो उसको ग्रिल किया जाए। तो ये कुछ उसके नेगेटिव या पॉजिटिव जो कहें वो पहलू हैं। इसीलिए ऑक्यूपायर को अपनी समस्त उत्तरदायित्वों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैंने यह वीडियो ऑक्यूपायर्स की विभिन्न विभिन्न लेबर लॉ में क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, उनको समझाने के लिए, और जो एचआर की टीम है या आईआर की टीम है वह उनकी कंप्लायंस करने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें। आइए एक एक बात करते हैं कि किन किन एक्ट में ऑक्यूपायर का या एम्प्लॉयर की डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज फिक्स की गई हैं। नंबर वन, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इन सब की एक एक करके विस्तृत रूप से अभी चर्चा करते हैं। नंबर दो, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस Act 1952, the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, Industrial Employment in bracket Standing Orders Act 1946, the Industrial Dispute Act 1947. Number 9, Sexual Harassment of Workmen at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. And as per all other labor laws where they have to exhibit the abstract of the state rules. तो ये कुछ प्रमुख एक्ट हैं जिनकी जानकारी सब एचआर डिपार्टमेंट को या आईआर डिपार्टमेंट की टीम को और ऑक्यूपायर खुद को, ताकि वह समय समय पर उन चीजों को ठीक से समझ सके और उनकी समीक्षा कर सके, उनको रिव्यू कर सके। तो सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट से शुरू करते हैं। फैक्ट्री एक्ट में सेक्टर 7A में ऑक्यूपायर के जो ड्यूटीज हैं कि उसकी ऑक्यूपायर की ड्यूटीज क्या क्या हैं वह दी हुई हैं। मैं आपको यह यहाँ समझाना चाहता हूँ कि फैक्ट्रीज एक्ट में ऑक्यूपायर को जब भोपाल कांड हुआ था तब से ऑक्यूपायर की जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है। दूसरा, वाईजैक, जिसको विशाखापट्टनम पूरा नाम है, शॉर्ट में लोग वाईजैक भी कहते हैं, वहां भी गैस लीकेज की घटना हुई थी। तो उसके बाद इन सब की जिम्मेवारियों के लिए एक डायरेक्टर लेवल के जिसको ऑक्यूपायर अपॉइंट किया जाता है, सीधे अब उसकी जिम्मेवारी हो गई है। पहले यह फैक्ट्री मैनेजर के ऊपर जिम्मेवारी होती थी। इसीलिए अब ऑक्यूपायर को कोर्ट में बुलाया जाना इन केसों में आवश्यक हो गया है। तो सबसे पहले ऑक्यूपायर यह सुनिश्चित करे कि वह जहां काम करवा रहा है या खुद काम कर रहा है वहां एज पर फैक्ट्री एक्ट हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर के सभी नियमों और राज्य के उपनियमों का पूर्ण पालन हो। नंबर दो, वहां किसी भी प्रेजुडिस के बगैर उन प्रोविजंस का
जिनका मैं अभी चर्चा करूंगा इनका पूर्ण पालन हो। नंबर 1 कि जो प्लांट एंड सिस्टम्स मेंटेनेंस सिस्टम है वह पूरी तरह से हो, लागू हो। ऐसा नहीं कि प्लांट आज लगा लिया, उसका स्ट्रक्चर पुराना हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कभी स्ट्रक्चर ब्रेक कर गया और इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया। तो उनका एक टाइम होना चाहिए, मेंटेनेंस शेड्यूल होना चाहिए, पेंटिंग का एक प्रोसीजर होना चाहिए। हालांकि यह सब फैक्ट्री एक्ट में पूरा दिया गया है, लेकिन उनका पूर्णतः पालन करवाना ऑक्यूपायर की जिम्मेवारी है। ऑक्यूपायर सेफ्टी ऑफिसर के भरोसे रहता है और सेफ्टी ऑफिसर फैक्ट्री मैनेजर से कुछ कहता नहीं है। नंबर 2 है द अरेंजमेंट इन द फैक्ट्री एंश्योरिंग सेफ्टी एंड एब्सेंस ऑफ रिस्क, कि जितने भी रिस्क के प्रोसेसेस हैं, अभी हैजार्डस प्रोसेसेस का बहुत ज्यादा कंटिंजेंट लाइबिलिटी बनाई गई है, बहुत ज्यादा उनको और गंभीरता से लेकर के पालन करने की बात की गई है। उनके लाइसेंस की रिन्यूअल की प्रक्रिया भी कुछ और कर दी गई है, और यदि कोई वायलेशन बार बार होता है तो उनके लाइसेंस रद्द करने की भी बात की गई है। तो यह जानना जरूरी है। नंबर सी है कि जितने भी इनकी इंफॉर्मेशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ट्रेनिंग है, उनका सुपरविजन है, मशीनों का, सेफ्टी गार्ड का, या जो भी और सेफ्टी रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उन सब की मेंटेनेंस है। चाहे वो वेसल्स हो, चाहे वो लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स हो, उन सब की टेस्टिंग और उन सब का मेंटेनेंस की बात भी यहाँ कही गई है। यदि उनका फेल होता है तो वह ऑक्यूपायर की जिम्मेवारी मानी जाती है। नंबर डी है मेंटेनेंस ऑफ ऑल प्लेसेस, जहां वो काम करते हैं, जैसे वो चाहे वो ड्रेनेज हो, चाहे वो पैसेजेज हो, चाहे वो फ्यूम्स निकलने के लिए वेंटिलेटर्स हो, एयर क्रॉस करने के लिए हो, तो वहां उन सब प्लेस की जिम्मेवारी ठीक रखना, जो फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन है उनका पालन होना भी ऑक्यूपायर की जिम्मेवारी में लिया गया है। नंबर ई, जो इनके मेंटेनेंस के या मॉनिटरिंग के प्रोसीजर हैं, जो वर्क एनवायरनमेंट को, सेफ्टी और हेल्थ को सुनिश्चित करते हैं, उन सब की जानकारी वर्कर तक पहुंचाना, और जो रिस्क के एरिया हैं उन सब के बारे में उन सबको टूल्स, टैकल्स या उन सब की यूनिफॉर्म्स या सेफ्टी गार्ड्स, उन सबको देना। जैसे हेलमेट का प्रयोग करना, जहां ज्यादा नॉइज है वहां ईयरबड्स को यूज करना, जहां गैस और फ्यूम्स हैं वो टाइम टू टाइम मशीनों को चेक करना, उनका लेवल मेंटेन करना, जहां बहुत हीट है। तो इन सब चीजों की जिम्मेवारी अब ऑक्यूपायर के ऊपर सीधे रूप से आ गई है। तो मोटा मोटा इसका लुब्बे लुभाव ये आता है कि जितने भी वर्किंग कंडीशंस हैं जो फैक्ट्री एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं, फैक्ट्री एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, वह मैंने जो फैक्ट्री एक्ट का वीडियो बनाया उससे समझ सकते हैं, लेकिन ये सब जिम्मेवारी अब ऑक्यूपायर की है। नंबर 3 जो हम बात कर रहे हैं कि एक्सेप्ट इन सच केसेस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एवरी ऑक्यूपायर शैल प्रिपेयर एंड सो ऑफन एज मे बी एप्रोप्रिएट रिवाइज द रिटन स्टेटमेंट ऑफ ए जर्नल पॉलिसी। सेफ्टी और हेल्थ की पॉलिसी बनाए, उन्हें बार बार चेक करे, उनको प्रोविजंस को चेक करे, उनको इम्प्लीमेंट कराए। यह भी जिम्मेवारी अब सेक्शन 7A में ऑक्यूपायर की है। जब भी कोई फैक्ट्री में इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो ऑक्यूपायर पर सेक्शन A में ही केस बुक होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 7B की। इसमें भी ऑक्यूपायर की ड्यूटीज हैं। नंबर 1, एवरी पर्सन हु डिजाइन्स, जो जब प्लांट लग रहा है उसकी जो डिजाइन बना रहा है वह पूरा हेल्थ और एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करता है, नहीं करता है, यह ऑक्यूपायर की जिम्मेवारी है। इसमें 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, एज फार एज रीजनेबली प्रैक्टिसेबल चीजें हो उन सब का यहाँ पालन किया जाना, और विदा रिस्क के प्रोसेसेस को लागू करना, बनाना, और जो हेल्थ के प्रोविजंस है जिससे किसी एम्प्लॉय की हेल्थ खराब ना हो या कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज होने की संभावना ना बने, उन चीजों को लागू करना अब ऑक्यूपायर की जिम्मेवारी है। नंबर 2, जितने भी इस तरह के टेस्ट हैं या एग्जामिनेशंस हैं, जैसे वेसल्स के टेस्टेड हैं, पाइपलाइन के टेस्टेड हैं, गैस स्टोरेज टैंक हैं, जहां हैजार्डस सब्सटेंस स्टोरेज होते हैं उनकी टेस्टिंग है, टूल्स एंड टैकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग चेकिंग्स हैं, ये जितनी भी चेकिंग्स फैक्ट्री एक्ट में या हैजार्डस सब्सटेंस स्टोरेज में जितनी भी होनी है उन सब की जिम्मेवारी अब ऑक्यूपायर की है।
इसके लिए मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूं कि इन सबको जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लेने का काम भी ऑक्यूपायर का है। उसके लिए भी 3 बातें होना जरूरी है। नंबर 1 कि जो इस तरह के आर्टिकल कारखाने में प्रयोग हो रहे हैं उन सब की पूर्ण जानकारी, उनका केमिकल डेटा शीट तैयार करना और उनकी जानकारी देना। नंबर 2 कि उनके यूज करने का तरीका क्या है, उन वेसल्स को, टूल्स एंड टैकल्स को कौन टेस्ट कर सकता है, और फिर उन टेस्ट करने के तरीके किसने क्या डिजाइन किए हैं। जैसे आजकल कॉम्पिटेंट पर्सन से ही टेस्ट होना आवश्यक है। कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए चार्टर्ड इंजीनियर्स का देना स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टरेट ऑफ फैक्ट्रीज का काम है। तो उन सब का पालन कराना ये फैक्ट्री के ऑक्यूपायर की जिम्मेवारी है। अब हम बात करते हैं कि नंबर 2, जहां इस तरह के डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेसेस हैं उनमें जितने भी उनको लाने ले जाने के ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं या उनको देखने के जो तरीके हैं, जो रिस्क एलिमिनेट हो सकते हैं वो सब रिस्क एलिमिनेट किए जाएं, और जो एलिमिनेट नहीं हो सकते हैं उनके एज पर एक्ट उनको पालन कराया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको डिजाइन करते वक्त या उनको यूज करते वक्त ओवरलुक कर दिया जाए। नंबर 3, जो सेक्शन 7B की सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है वो चीजें पूर्ण रूप से पालन हो और उनका रिपीटिंग टेस्ट एग्जामिनेशन टाइमली हो, शेड्यूल पर हो। ऐसा नहीं कि एक बार करा दिया और फिर उनका रिकॉर्ड मेंटेन ठीक से नहीं किया और उनकी डेट निकल गई। डेट निकलने के बाद ऑक्यूपायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी इस एक्ट में सेक्शन 7B में दी हुई है। नंबर 4, any duty imposed on person by subsection 1-2 shall extend only things done, केवल उनके काम करने तक की जिम्मेवारी है, उनकी फेलियर की या उनके मेंटेनेंस की जिम्मेवारी उसके कंट्रोल में ना होती है ना उसकी है। नंबर 5, where a person designs, manufacture, import, supplies ये सब चीजें जितनी भी हैं इन सब की जानकारी ऑक्यूपायर को होना और उन सबसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को, एम्प्लॉय के सेफ्टी की और एनवायरमेंट सेफ्टी की पालन कराना, उनका ध्यान रखना और उनको कंसिस्टेंटली टेस्ट कराना शेड्यूल डेट से पहले या शेड्यूल डेट पर, यह सब ऑक्यूपायर की जिम्मेवारी है। नंबर 6, इस सेक्शन का पर्पज यह है कि इस सब में यदि कहीं गलती होती है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग में ये सब गलतियां या लापरवाही में ये गलतियां होती हैं, तो उन सब में भी ऑक्यूपायर ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसलिए इनका रिव्यू मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होना और उनका मंथली रिव्यू होना आवश्यक है। तो ये सेक्शन 7A और 7B फैक्ट्री एक्ट में ऑक्यूपायर की जर्नल ड्यूटीज की बात करती हैं। अब बात करते हैं 41B, जिसमें कंपलसरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर के द्वारा यह सबको बताना, उनके कम्युनिकेशन करना आम पब्लिक के लिए, यूज के लिए भी, जिसका प्रभाव दूर तक हो सकता है, जैसे गैसियस प्रोडक्ट हैं, रिफाइनरीज हैं, केमिकल इंडस्ट्री है या हैजार्डस इंडस्ट्री है, उन सब की जानकारी आम पब्लिक तक भी देना बहुत आवश्यक है। तो 41B में द ऑक्यूपायर ऑफ एवरी फैक्ट्री इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेस शैल डिस्क्लोज, एक एक चीज करेगा, किससे क्या हो सकता है, कितना डैमेज हो सकता है, कितने डेंजरस हैं और उस डेंजरस से बचने के क्या क्या उपाय हैं, यदि कभी कुछ हो जाए तो उनसे बचने के क्या की सावधानियां हैं, यह उसकी जिम्मेवारी है। नंबर 2, 41B में द ऑक्यूपायर शैल एनी टाइम रजिस्टरिंग द फैक्ट्री इन्वॉल्व हैजार्डस प्रोसेस, जो हैजार्डस प्रोसेस में है उनमें ऐसे प्रोसीजर पॉलिसी ले डाउन करे ताकि उनकी बार बार समय से समीक्षा हो और उस समीक्षा की रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को या लोकल अथॉरिटीज को टाइम से पहुंचे। नंबर 3,
जितनी भी इंफॉर्मेशंस जो सब सेक्शन 1 में है, जो 41B1 में है, उनमें एक्यूरेसी, यदि इंफॉर्मेशन में कहीं लोचा है या उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और केवल एंट्री है, तो उस सब के लिए भी ऑक्यूपायर ही जिम्मेवार है। नंबर 4, जो हैजार्डस वेस्ट है उसका मैनेजमेंट करना और कराना, उसका प्रॉपर एडिक्वेट डिस्पोजल होना, यह ऑक्यूपायर की ड्यूटी है। नंबर 4, occupier shall with the approval of chief inspector draw up the on site emergency plan। तो उसको ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बनवाना, उसकी मॉक ड्रिल कराना भी ऑक्यूपायर की जिम्मेवारी है। और जिनमें बाहर के हैं उनमें ऑफ साइट प्लान बनाना, ऑफ साइट इमरजेंसी ड्रिल करवाना, समय समय पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना, क्योंकि जब वो ट्रांसपोर्ट होता है, रास्ते में कोई इंसिडेंट होता है, ट्रक कभी इंसिडेंट एक्सीडेंट में पलट जाते हैं या टकराने में जो सब्सटेंस हैजार्डस है उनसे जो क्षति होती है, उन सब से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे निपटे, इसीलिए उसकी ऑफ साइट प्लान होना, उसकी मॉक ड्रिल होना, उनको समय समय पर चेक करना, एक अपने यहाँ मोबाइल टीम तैयार रखना जो यथासंभव समय से वहां पहुंचकर उन चीजों को बचा सके, यह भी जिम्मेवारी 41B में ऑक्यूपायर की फिक्स की गई है। नंबर 3 बात करते हैं हम, इसी में यदि आगे जोड़ा तो एवरी ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री सेल इन सच ए फैक्ट्री एंगेज द हैजार्डस प्रोसेस ऑन कमेंसमेंट ऑफ द फैक्ट्री। 30 दिन के अंदर उसको यह जानकारी देना बहुत जरूरी है। नंबर 2, if the factory proposes the engaged hazardous process for or any time after such commencement, यदि इसके बाद एक बार डिक्लेयर करने के बाद कोई नया उसमें ऐड होता है तो उन सब की जानकारी भी 30 दिन के अंदर अंदर देना आवश्यक है। नंबर 6 है, इसी का जो हिस्सा है 41B का, any occupier of the factory contravenes the provisions of the section 5, the license issued under section 6 of such factory, notwithstanding any penalty to which occupier of factory shall subjected under the provisions of this act liable for cancellation। उसका imprisonment या फाइन तो होगा ही होगा, उसकी फैक्ट्री का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। नंबर 7, the occupier of factory involving hazardous process shall with the previous approval of chief inspector lay down measure for handling, usage, transportation, storage of hazardous substance inside the factory premises and disposal of substances outside the factory premises, and publicize them in the manner prescribed among the workers and general public living in the vicinity। तो ये सब जानकारी लोगों को कम्युनिकेट करना, उन तक पहुंचाना, वह बोर्ड हो सकते हैं, लीफलेट हो सकते हैं, मुनादी हो सकती है, जो भी कम्युनिकेशन का मीडियम है उसको यूज करके उन लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। अब बात करते हैं सेक्शन 41C अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। इसमें कुछ स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं रिलेशन टू हैजार्डस प्रोसेस। यह नॉर्मल फैक्ट्रीज पर लागू नहीं होता, लेकिन जो हैजार्डस इंडस्ट्री है उन पर लागू होता है। एवरी ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेस सेल, नंबर 1, मेंटेन एक्यूरेट एंड अपडेट हेल्थ रिकॉर्ड, क्योंकि वहां प्रत्येक एम्प्लॉय का मेडिकल हेल्थ चेकअप, उनका हेल्थ रिकॉर्ड रखना बहुत आवश्यक है। आज बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आगे एनुअल हेल्थ चेकअप क्यों होता है। उसके रीजन यही है कि उसके कारखाने में काम करने के कारण उसके हेल्थ पर कोई प्रभाव तो नजर नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो फिर उन सबका कुछ इस एक्ट में प्रोविजन है कि उनका ट्रीटमेंट कैसे हो और उनके काम करने का तरीका किस तरह का किया जाए। नंबर बी, अपॉइंट पर्सन्स हु पजेस द क्वालिफिकेशन, तो इनको यूज करने के लिए जो प्रॉपर क्वालिफिकेशन है वह होना और उन सब टूल्स एंड टैकल्स का होना,
जो कॉम्पिटेंट टू सुपरवाइज, या तो कॉम्पिटेंट हो सुपरवाइज करने में, जो इन चीजों को समझता हो, जानता हो और उनको प्रयोग कर सकता हो, वह आवश्यक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू क्वालिफिकेशन, इसकी योग्यता और जो उसका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वह अपॉइंट करने से पहले चीफ इंस्पेक्टर को बताना या उसके अप्रूवल के अनुसार काम करना आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग है जिनमें बीएससी वर्कर का होना जरूरी है, क्योंकि वह केमिकल के यूज का मिनिमम रिस्क को पहचान सकता है और अपने आप को और एनवायरनमेंट को सेफ रख सकता है। इसके लिए नंबर सी है, प्रोवाइड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एवरी वर्कर। क्या करना है? बिफोर सच वर्क असाइन टू द जॉब, काम पर लगने से पहले या हैंडलिंग करने से पहले। नंबर 2, वाइल कंटिन्यूइंग जॉब्स एंड आफ्टर हैज सीज द वर्क, जब वह काम छोड़े तब उसका होना कि भाई तुम हेल्थ पर बिल्कुल जब आए थे तब तुम्हारी हेल्थ का डेटा ये था, आज तुम काम से जा रहे हो तो आज हेल्थ का डेटा ये है, इसका कोई आपके जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ा है, और उसका रिकॉर्ड कम से कम साल में एक बार प्रॉपर मेंटेन करना, उसका चेकअप कराना और साल में उसको देखना, यह सेक्शन 41C में अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं 41G की। फैक्ट्री एक्ट में बहुत सारे हैं, लेकिन मेन मैं बात कर रहा हूं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट की। जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोसेस है उसमें हर वर्कर का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। द ऑक्यूपायर सेल एवरी फैक्ट्री वेयर हैजार्डस प्रोसेस टेक प्लेस, वहां ट्रेनिंग होना, सेफ्टी कमेटी बनना, सेफ्टी कमेटी की रिकमेंडेशंस का लागू किया जाना और उनकी जानकारी को प्रमोट करना, सबका कोऑपरेशन लेना और उनका रिकॉर्ड रखना, यह आवश्यक है। नंबर 2, द कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी, जिसमें एक तो उनका टेन्योर फिक्स करना, कितने टेन्योर का होगा और उसमें किसकी क्या राइट और क्या ड्यूटीज होंगी, यदि कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो कौन क्या करेगा, कैसे लोगों को सेफ गार्ड करेगा, यह सब उसमें होना। इसीलिए उसमें ऑन साइट, ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान और सेफ्टी प्लान अप्रूव्ड होना, और सेफ्टी प्लान हर साल डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज या चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज उस पर्टिकुलर राज्य को भेजना और उसको अप्रूवल कराना आवश्यक है। अब आता है 41H, राइट ऑफ वर्कर्स टू वार्न अबाउट इमिनेंट डेंजर, कि यदि वहां डेंजर है तो वर्कर्स को उसके लिए इन्फॉर्म करना, सायरन का व्यवस्था करना। Where the workers employed in factory engage hazardous process have the reasonable apprehension that there may be likelihood of imminent danger, तो उसके सायरन का बजाना, सायरन किस तरह के बजेगा, किस रिस्क में कितनी देर बजेगा, उस सब की जानकारी होना, उस सब का विधिवत कहीं रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना, फैक्ट्री के मेन गेट पर उसको चस्पा करना ताकि हर आदमी समझे, विजिटर आए तो उसको सेफ्टी का पूरा ब्रीफिंग करना गेट पर, तब अंदर भेजना। सेफ्टी का जो पैसेज है, किन रास्तों का प्रयोग किया जा सकता है, इन क्या होगा, एग्जिट क्या होगा, कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते हैं, उसकी मार्किंग, यह सब कराना सेक्शन 41H में ऑक्यूपायर के लिए आवश्यक है। नंबर 3 बात करते हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। If occupier or agent manager, the person charges referred subsection 2 is not satisfied about the existence of any imminent danger as apprehended by the workers, he shall nevertheless refer the matter forth to the nearest inspector. यदि वर्कर उससे संतुष्ट नहीं है तो जो उनका लोकल फैक्ट्री इंस्पेक्टर है वहां तक पहुंचाना, उससे उन चीजों को ठीक से रिव्यू करवाना और उस क्वेश्चन का आंसर उनसे दिलवाना, उस डेंजर को जो डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज या उसका कॉम्पिटेंट पर्सन कहेगा उस हिसाब से लागू करना आवश्यक है। तो यह 41H के प्रावधानों में स्पष्ट से लिखा हुआ है, इसलिए ऑक्यूपायर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अब हम बात करते हैं
अगले कुछ एक्टों की जिनमें यह जरूरी है। दूसरा एक्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसकी सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस टू ऑक्यूपायर, किस चीज का नोटिस? एवरी ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट इन विच एन एडोलसेंट, जो अभी एडल्ट नहीं हुआ है, वो यदि काम कर रहे हैं, वैसे तो अब नो चाइल्ड वर्क हियर वो एक बोर्ड लगा रहता है, लेकिन उसके बाद भी जो एक्ट में प्रोविजन है उनका पालन किया जाना बहुत आवश्यक है। तो यदि किन्हीं कारखानों में, वैसे तो 100% तो नहीं, 99.9% लोग अब एडल्ट ही को जॉब देते हैं, लेकिन यदि कहीं है तो उसका नाम, उसका पता, उसकी पूरी डिटेल कंसर्न्ड अथॉरिटी को बताना आवश्यक है। नंबर 2, एवरी occupier in relation to an establishment which employs or permit to work a child after the date of commencement of his act relation to such establishment shall within a period of 30 days, 30 दिन में उसकी एम्प्लॉयमेंट की पूरी डिटेल देना और जो लोकल लिमिट्स जिसमें काम करता है वहां के लोगों को बताना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इसमें 2 क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे इक्वल रेम्यूनरेशन टू मैन एंड वुमेन वर्क्स फॉर सेम वर्क ऑफ द और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, ये सेक्शन 4 है। यदि एक ही काम को स्त्री और पुरुष करते हैं तो दोनों की समान वेतन होना आवश्यक है। नंबर 2, नो डिस्क्रिमिनेशन टू बी मेड वाइल रिक्रूटिंग मैन एंड वुमेन वर्कर्स, ये इसकी सेक्शन 5 है। यदि उन कामों को औरतें भी कर सकती हैं तो उस टाइम उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यदि कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके लिए एम्प्लॉयर इज रेस्पॉन्सिबल। अब आते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, इसकी सेक्शन 4A बहुत जरूरी है कि जब आप किसी उद्योग को कर रहे हैं या तो अपने आप को एक नोटिफाई करें या फिर एक कंपलसरी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लें। तो यह काम भी ऑक्यूपायर के लिए आवश्यक है कि वह अपनी या तो अपने यहाँ कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले और नहीं तो अपने यहाँ डिक्लेयर करके उसके ग्रेच्युटी का पैसा, क्योंकि यदि किसी कारण से इंसॉल्वेंसी का इश्यू आता है तो एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी फिर भी सिक्योर्ड पेमेंट में आती है, इसलिए उसको सिक्योर करना यह जिम्मेवारी एम्प्लॉयर की है। नंबर 5 पर आता है द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। नंबर 1, एम्प्लॉयर नॉट टू रिड्यूस द वेजेस, कि जो मिनिमम वेज है या जो उसने वेज अपॉइंटमेंट लेटर में लिख करके दिया है उससे कम कोई नहीं कर सकता किन्हीं भी हालातों में। तो यह उसके लिए बहुत जरूरी है, उसका पालन किया जाना चाहिए। नंबर 2, उसका जो कंट्रीब्यूशन बनता है वो टाइम से जमा हो। नंबर 3, जितनी भी उसकी एक्ट की कंप्लायंस है वह पूरी की जाए और टाइम से पैसा जमा होना और रिकॉर्ड जमा होना बहुत आवश्यक है। नंबर 6 पर आता है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट। इस एक्ट के बारे में, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्टर वर्सेस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का इशू है, इसमें ऑक्यूपायर का इशू नहीं है, उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, एक तो रजिस्ट्रेशन, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूज करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन खुद का होना और कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ये तो पहली कंडीशन है। यदि कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड नहीं है, यदि उसने 20 या 20 से ज्यादा लोग रखे हैं तो वह डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे, और यदि एस्टेब्लिशमेंट ही रजिस्टर्ड नहीं है तो वह कॉन्ट्रैक्टर नहीं रख सकता, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर भी उसके डायरेक्ट वर्कर माने जाएंगे। नंबर 2, यदि कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड भी है और उसने अपनी लायबिलिटी, अपना पेमेंट नहीं किया, फेल हो गया किन्हीं कारणों से, एब्सकॉन्ड हो गया, तो फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है सेक्शन 7 और सेक्शन 16 और 17 में कि वह उनका पेमेंट खुद करे। उन सबको पेमेंट कराना उसी की प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेज, यदि वो सब पेमेंट तो है ही और यदि वेज भी कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता है तो उनकी जिम्मेवारी
भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है। नंबर 7 पर आता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। इसमें सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, यदि आप स्टेट रूल्स को लागू नहीं करना चाहते हैं तो आप 6 महीने के, कारखाना बनने के 6 महीने के अंदर अंदर या उसके बाद जब आपको लगे सुविधाजनक, आप अपने मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स का ड्राफ्ट बनाकर सबमिट करें। कंसर्न्ड अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनको सुनेगी, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही उनको अप्रूव करेगी, और एक बार अप्रूवल हो जाने के बाद में वो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर लागू होंगे, उससे पहले वो लागू नहीं होते हैं। वर्तमान में लोग, बहुत सारे लोग, क्योंकि सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स को लागू करने के हिचकते हैं, क्योंकि उसकी प्रोसेस अब थोड़ी सी उनको जटिल लगने लगी है, क्योंकि उनका अपोज होता है और फिर बहुत दिनों तक प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए लोग मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को ही अपने यहाँ लागू मान लेते हैं। कुछ कंडीशंस में, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, उनमें स्टेट ने जो शुगर इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट में सीमेंट के लिए जो स्टैंडिंग ऑर्डर बनाए वो कॉमनली सब पर एक से लागू होते हैं। तो यह एक बड़ा विषय है, इसको ठीक से समझना और लागू करना आवश्यक है। नंबर है पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। जब भी कोई एम्प्लॉय नया आता है तो उसको उसकी एक कॉपी दी जानी चाहिए। इसका एब्स्ट्रैक्ट कंपनी के मेन गेट पर लगा होना चाहिए, ताकि उसे उन सब चीजों का ज्ञान हो कि यहाँ किन किन चीजों को मिसबिहेवियर, किन किन चीजों को चार्जशीट इशू हो सकती है या मिसकंडक्ट में माने जा सकते हैं, मेरा एम्प्लॉयमेंट कैसे जा सकता है और मुझे यहाँ किन किन तरीकों से काम करना है, मेरा क्लासिफिकेशन, मेरा कार्ड कैसे मिलेगा, तो वो सब चीजें उसमें, मेरा डेजिग्नेशन, मेरे प्रोग्रेस का या मेरे करियर पाथ का रास्ता क्या होगा, वो सब उसमें लिखा होता है। तो इन चीजों का पता होना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं नंबर 8 की, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वर्क्स कमेटी का रोल बहुत बड़ा है। तो सेक्शन 3 में वर्क्स कमेटी, सेक्शन 9A में नोटिस टू चेंज। जब भी किसी आदमी, आप वर्कर की कोई भी सर्विस कंडीशन चेंज करते हैं या उससे उसका कोई चेंज इफेक्ट आता है तो उसकी सूचना दिया जाना 21 दिन पहले बहुत जरूरी है। नंबर सेक्शन 22 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। कब आप वर्कर स्ट्राइक नहीं कर सकते और कब एम्प्लॉयर लॉकआउट नहीं कर सकता, वह डिटेल में दिया है। सेक्शन 25FFA में 60 डेज का नोटिस है टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री। जब भी आप क्लोज डाउन करने पहले उसकी परमिशन लेना, वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन यह जिम्मेवारी है। यदि इन सब की आप नहीं पालन करते हैं तो इस सब के लिए एम्प्लॉयर उत्तरदायी व्यक्तिगत रूप से माना जाता है। एक सेक्शन 25O है, द प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग डाउन द अंडरटेकिंग। उसको कैसे बंद किया जाए उसका एक पूरा प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना अत्यंत आवश्यक है। यदि उसका वायलेशन होता है तो यहां भी ऑक्युपायर या एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी आती है। 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट लागू किया गया। इसके प्रोविजंस के लिए भी सीधा एम्प्लॉयर जिम्मेवार है। उसमें चैप्टर 6 में एम्प्लॉयर की ड्यूटीज दी हुई हैं। उस सब में यदि नहीं है तो सीधे एम्प्लॉयर को या उसके रिप्रेजेंटेटिव ऑक्युपायर को या वो जिसको नॉमिनेट कर दे उस सबको उत्तरदायी ठहराया जाता है। इसमें है प्रोवाइड ए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। प्रत्येक कर्मकार को एक ऐसा वातावरण जो भयमुक्त वातावरण हो वह पैदा करना एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है। नंबर 2, डिस्प्ले ऑफ एनी कॉन्स्पिशियस प्लेस एट वर्क प्लेस। जो आराम से सुविधाजनक तरीके से सबको उपलब्ध हो, वहां इन सब चीजों की जानकारी और उनके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस की जानकारी सब तक पहुंचानी आवश्यक है। नंबर 3 है ऑर्गेनाइज वर्कशॉप, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग्स,
वो भी रेगुलर इंटरवल से, ताकि सबको इन सब के बारे में जानकारी हो, जो कल ये नहीं कि मुझे ऐसा नहीं पता था। नंबर डी है प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटी टू इंटरनल कमेटी। इसमें जो आईसीसी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है। क्या सपोर्ट चाहिए कि उसको जो विटनेस में आने के लिए टाइम चाहिए वो मिले और दूसरी पार्टी की हाजिरी आवश्यक हो। तो ये कुछ चीजें इस एक्ट में बताई गई हैं। नंबर नेक्स्ट है मेक अवेलेबल सच इंफॉर्मेशन। जो इंसिडेंट, जो घटना घटी उससे संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए, जैसे सीसीटीवी कैमरे में क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट में उनके किस रजिस्टर्स में या उसके मूवमेंट में क्या लिखा जा सकता है, तो वो सब रिकॉर्ड भी दिया जाना आवश्यक है। नंबर जी है प्रोवाइड असिस्टेंट टू द वर्कमैन, टू द वुमन इफ सी so choose to file a complaint in relation to the offense under the Indian Penal Code। यदि वह आपके आईसीसी से संतुष्ट नहीं होती है और वो आईपीसी की सेक्शन में, आईपीसी की जो सेक्शन है 1860 की, उसके तहत मुकदमा लगाना चाहती है, तो उसमें भी उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। कॉजेस टू इनिशिएट एक्शन अंडर द आईपीसी और अदर लॉ for the 45 of 86 time being force against the preparator or aggrieved woman so desires where the preparator is not an employee। जहां कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, कोई बाहर से आया और उसके साथ ऐसा हो गया, तो ये सब वहां कराना उसकी जिम्मेवारी है इस सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के तहत। क्या होना जरूरी है? नंबर 1 ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट। यदि बाहर के लोग हैं और आपके यहाँ हुआ है तो उसको मिसकंडक्ट माना जाए और उसको जो कंपनी के सर्विस रूल्स हैं, जो मैं अभी स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात कर रहा था, उसमें मिसकंडक्ट की तरह ही उसको ट्रीट किया जाए। नंबर 2 मॉनिटर द टाइमली सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट बाय इंटरनल कमेटी। जो आईसीसी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, उसको मॉनिटर करना और उसकी रिपोर्ट को टाइमली सब लोगों के यहाँ सबमिट करना, यह भी जिम्मेवारी एम्प्लॉयर की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 10 है कुछ एब्स्ट्रैक्ट है, एग्जीबिशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट। चाहे वो प्रोविडेंट फंड एक्ट हो, ईएसआईसी हो, ग्रेचुटी हो, वर्कमैन कंपनसेशन हो, फैक्ट्री एक्ट हो या सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड हो, इन सब का एग्जिबिट प्रॉपरली गेट पर और जो प्रोमिनेंट प्लेसेज है वहां होना बहुत जरूरी है। नंबर 2 जो इन से संबंधित रजिस्टर्स हैं, किसी भी एक्ट के हैं, बहुत सारे एक्ट में बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, उन सब का रखरखाव और वर्क प्लेस पर, साइट पर उनकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना भी जिम्मेवारी या तो ऑक्युपायर की है या एम्प्लॉयर की है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर अपना रिकॉर्ड फैक्ट्री में नहीं रखते, कहते हैं घर पर जब इंस्पेक्शन आता है तो घर से कोई मतलब नहीं है, जहां आप काम कर रहे हो वहां उनको जगह देना और उनका रखरखाव करना, रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना, रिकॉर्ड का जगह निश्चित करना, ये एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है। तो यह यदि देखा जाए तो मोटे मोटे रूप से इन 10 चीजों का ध्यान ऑक्युपायर को या एम्प्लॉयर को समय से रखना, उनका रिव्यू करना, टाइम टू टाइम चेक करना, उनकी डेट का ध्यान रखना, टाइम से सबमिशन होना। और मैं तो ये एक सलाह दूंगा कि मंथली जो इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उनसे एक रिटन स्टेटमेंट लेना, आई हैव मेड ऑल रिक्वायर्ड कंप्लायंस अंडर दिस 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 एक्ट, ताकि उन पर उनका मेंटल प्रेशर बन सके और उनके कंप्लायंस में कभी कोई कोताही ना हो। आज के इस वीडियो में एम्प्लॉयर या ऑक्युपायर की जानकारी के लिए या एचआर टीम को जानकारी के लिए इतना ही। यदि आपको विशेष रूप से कुछ ज्यादा डिटेल में समझना है तो मैंने बहुत सारे वीडियो बहुत सारे अलग अलग एक्ट पर बनाए, आप उन्हें देख सकते हैं और मेरे चैनल पर जाकर आप अपनी आईआर रिलेटेड या लेबर लॉ से संबंधित जानकारी को पूरा कर सकते हैं। नंबर 2
यह वर्तमान की स्थिति है। जब नए चारों कोड आ जाएंगे तो इनके प्रोविजंस में कुछ कुछ बदलाव जो संभव है उन पर हम आपकी जानकारी फिर अपडेट करेंगे। कौन सी चीजें जोड़ दी गई हैं, कौन सी चीजें हटा दी गई हैं, किन का क्या प्रभाव पड़ेगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमें लिखते रहें। हम पूर्णतः कटिबद्ध हैं आपकी जानकारी बढ़ाने के और आपकी लीगल कॉस्ट को कम करने के। कंपनियों में बहुत सारा समय और बहुत सारे रिसोर्सेज लीगल कॉस्ट पर इसलिए बर्बाद होते हैं क्योंकि उसकी जानकारी प्रॉपर नहीं होती है। आज एक नया प्रचलन चल पड़ा है कि मैक्सिमम थर्ड पार्टी कंप्लेंट कराइए। थर्ड पार्टी यदि अच्छी पार्टी आपने अपॉइंट नहीं की है तो वह टाइमली, क्योंकि उसका कुछ का स्टेक नहीं जुड़ा हुआ है, वह टाइमली कंप्लायंस नहीं करता और फिर इफेक्ट बट करता है, तो वह किसी भी उद्योग के लिए अच्छी बात नहीं है। नंबर 2, आपके यहाँ यदि कोई घटना या दुर्घटना घटती है तो थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन जानना और उसमें ह्यूमन एरर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आपको खुद को जागरूक रहना है और अपने यहाँ जागरूकता के स्तर को बढ़ाना है। आपका मेरे इस वीडियो को लाइक करने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का और देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।